अगर आप एमएचआई 102 की तैयारी कर रहे हो और इस वीडियो को स्किप करने वाले हो तो एक बार सीरियसली सोच लो, क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं पुनर्जागरण, प्रबोधन, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिकरण और वो सारे टॉपिक्स जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं सिर्फ आपको कंटेंट नहीं बल्कि आंसर लिखने की एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी भी बताने वाली हूँ। तो अगर आप सच में मार्क्स बूस्ट करना चाहते हो तो इस सेशन को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको लगे कि ये कंटेंट जेन्युइनली वैल्यूएबल है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आइए अब बिना समय की बर्बादी करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है, यूरोप में पुनर्जागरण के उदय के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों की विवेचना कीजिए। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? जो यूरोप में पुनर्जागरण आया था उसका जो उदय हुआ, उसके उदय के लिए जो जिम्मेदार मेन फैक्टर्स थे, ठीक है, उसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना है। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुनः मीन्स फिर से या फिर दोबारा, और जागरण मीन्स जागना, ठीक है, मीन्स जन जागृति आई। तो पुनर्जागरण क्या है? एक प्रक्रिया है, यूरोप में एक टाइम पीरियड के दौरान हुई एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत क्या हुआ? सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति हुई यूरोप के अंदर, आंदोलन हुए और युद्ध हुए। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही पुनर्जागरण कहा जाता है। ये कोई इवेंट नहीं है, ये कोई विचारधारा नहीं है, ये क्या है? एक प्रक्रिया है। और इसका रिजल्ट क्या निकला पुनर्जागरण का? पुनर्जागरण का रिजल्ट ये निकला कि जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में एक नवीन चेतना आई, एक जन जागृति आई। लोग क्या हो गए? लॉजिकल थिंकिंग तब करने लगे। तो ये है आपका पुनर्जागरण। पुनर्जागरण स्टार्ट कहाँ से हुआ? इटली से हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन है, अब प्रश्न ये आ जाता है कि ऐसे क्या हुआ अचानक से यूरोप में जो यूरोप बदल गया? ठीक है, क्या फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार थे? तो उन फैक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहला फैक्टर आ जाता है व्यापार और नगरों का विकास। जो इटली के शहर थे, फ्लोरेंस, वेनिस, जेनोवा, ठीक है, जो इटली के ये शहर थे, ये शहर क्या हो गए? बहुत ज्यादा अमीर हो गए। ठीक है, और जब अमीर हुए तो इन पे पैसा आया। पैसा इन्होंने कहाँ पर इन्वेस्ट किया? फिर अपनी एजुकेशन में, आर्ट में, कल्चर में, ठीक है, इन चीजों में इन्होंने इन्वेस्ट करा। अब एक एग्जांपल के साथ आप इस बात को समझो। जैसे बड़े शहर होते हैं आज के जमाने में, तो जो बड़े शहर होते हैं उनमें कोचिंग और यूनिवर्सिटीज क्या होती है? ज्यादा होती है या नहीं? वैसे ही उस टाइम इटली में नॉलेज क्या हुई? ग्रो हुई, नॉलेज बढ़ी। आर्थिक समृद्धि ने शिक्षा, कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। दूसरा फैक्टर आ जाता है प्राचीन ग्रीक रोमन ज्ञान का पुनरुद्धार, बाइजेंटियम और अरब देशों से। ठीक है, इसमें ये इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है, बाइजेंटियन नाम है ये। तो बाइजेंटियम और अरब देशों से प्राचीन ग्रीक और रोमन ग्रंथ आए। इन ग्रंथों के अंदर क्या था? ज्ञान, दर्शन और कला इसके अंदर थी। तो जब ये बुक्स लोगों को मिली तो लोगों को क्या लगा कि हम भी सोच सकते हैं, सिर्फ रिलीजन ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है, हम भी सोच सकते हैं। और यहीं से ही एक नई विचारधारा की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। इनका जब प्राचीन ज्ञान इनको वापस मिल गया। तीसरा फैक्टर आ जाता है मानवतावाद का प्रभाव, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मानवतावाद आप यहीं पर ही समझ लेना, क्योंकि आगे भी मानवतावाद आने वाला है। ओके, मानव की क्षमताओं और अनुभूति पर यहाँ पर जोर दिया जाने लगा। मानवतावाद का सरल अर्थ है कि मनुष्य इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उस सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, सब अपने बारे में अच्छा बुरा अपना सोच सकते हैं। उसमें चर्च का इन्फ्लुएंस क्या है? नहीं होना चाहिए लोगों के जीवन में। उनको राजनीतिक रूप से भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, धार्मिक रूप से भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। रिलीजियन मानना है माने, ना मानना है ना माने। मनुष्य अपना हर फैसला खुद ले सकता है। ठीक है, ये एक विचारधारा है मानवता, और इस विचारधारा के तहत जो जो मैंने आपको बताया ये चीजें मानी जाती है। ठीक है, पहले क्या था? फोकस किसके ऊपर था? भगवान के ऊपर था। ठीक है, चर्च का मैंने आपको बताया ना, आपको मैंने जब भी बताया था एमएचआई 101 में कि मध्यकालीन यूरोप में चर्च का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। ठीक है, यूरोप के अंदर हर चीज में, राजनीतिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी, हर चीज से।
रूढ़िवादी परंपराएं उसकी फैली हुई थी। तो सबसे पहला फोकस किस पे था? गॉड के ऊपर था। लेकिन अब जब ये विचारधारा आ गई मानवतावाद, अब किस पे हो गया फोकस? मनुष्य पर हो गया फोकस। ठीक है, अब लोग बोलते हैं कि इंसान की क्षमता क्या है? इम्पोर्टेंट है। उसकी एबिलिटी क्या है? इम्पोर्टेंट है। इंसान खुद सब कुछ डिसाइड कर सकता है, अपना अच्छा बुरा, उसको क्या करना है क्या नहीं, सब कुछ अपना आप डिसाइड कर सकता है। और यही सोच पेट्रार्क और इरासमस ने, ठीक है, ये स्कॉलर्स थे, यूरोपियन स्कॉलर्स थे ये, पेट्रार्क और इरासमस। पेट्रार्क जो थे उनको मानवतावाद का जनक भी माना जाता है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, इनको जनक माना जाता है। तो इन जैसे स्कॉलर्स ने यह सोच एजुकेशन और लिटरेचर में, यानी कि शिक्षा और साहित्य में इसको महत्व दिया, और इसके जरिए जो इन्होंने इसको फैलाया, और लोगों में फिर क्या आने लगी? जन जागृति आने लगी। जो अंधा अनुकरण चल रहा था वो लोगों ने बंद कर दिया। ओके, अब चौथा फैक्टर आ जाता है तकनीकी और वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी। मुद्रण क्रांति के तहत गुटेनबर्ग का जो मुद्रण यंत्र था, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस जो थी, उससे क्या हुआ? बुक्स क्या हो गई? सस्ती हो गई। ठीक है, जब मुद्रण क्रांति आई, ज्यादा मात्रा में बुक की छपाई होने लग गई, उसकी लागत जो छपाई की होती है वो कम होने लग गई मुद्रण क्रांति के तहत। तो क्या हो गई? बुक सस्ती हो गई, जिससे क्या हुआ? ज्ञान जो था वो बड़े स्केल पर फैल गया। ठीक है, पहले क्या था? नॉलेज लिमिटेड थी। ओके, ये किसको अधिकार होता था पढ़ने का? अभिजात वर्ग के लोगों को ही पढ़ाई का अधिकार होता था। लेकिन अब क्या हुआ? हर जगह पर पढ़ाई पहुंचने लगी। ठीक है, खगोल, गणित, चिकित्सा, मेडिसिन में क्या हुआ? इनमें रिसर्च बढ़ी। ठीक है, मुद्रण क्रांति के बाद जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई। फिर आ जाता है पांचवा फैक्टर, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां। तो देखो क्या था, जो इटली था उसमें छोटे छोटे एक स्वतंत्र नगर राज्य थे। ठीक है, छोटे छोटे नगर राज्य थे जो कि स्वतंत्र थे, अपना शासन प्रशासन वो खुद चलाते थे। ये एक दूसरे से क्या कर रहे थे? कंपीट कर रहे थे, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, कंपीट ये कर रहे थे कि कौन ज्यादा बड़ा स्कॉलर है। ठीक है, कौन ज्यादा बड़ा विद्वान है, किसके पास ज्यादा आर्टिस्ट हैं। ओके, तो इन्होंने क्या करा? इस होड़ के तहत इन्होंने जो विद्वान थे, जो कलाकार थे, उनको क्या किया? सपोर्ट किया। ठीक है, ताकि वो दूसरे नगर राज्य से क्या हो सके? आगे निकल सके। तो इसी प्रतिस्पर्धा में क्या हुआ? जब कला को और साहित्य को प्रोत्साहन मिला तो ये भी क्या हुआ? बहुत ज्यादा बेटर होने लगा। पांचवा फैक्टर आ जाता है धर्म और धर्म सुधार का योगदान। अब क्या हुआ? धर्म में क्या आने लग गए? चेंजेस आने लगे। चर्च की पावर क्या हो गई? धीरे धीरे कम होने लगी। और जो लोग पहले बिल्कुल अंधा विश्वास कर रहे थे, उससे हट करके लॉजिकल थिंकिंग लोग करने लगे, उसकी तरफ क्या हुए? लॉजिकल थिंकिंग की ओर अग्रसर हुए। और जो प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन हुआ था, इससे क्या हुआ? इसने भी बहुत तगड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि जो चर्च की रूढ़िवादी परंपराएं चल रही थी, ये आंदोलन, प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन, उसी के ही खिलाफ था। और जो ये 6 फैक्टर मैंने आपको बताए, यही 6 फैक्टर पुनर्जागरण के उदय के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, ये सारी चीजें हुई तो पुनर्जागरण आया, लोगों के अंदर जन जागृति आई। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। पुनर्जागरण एक ही कारण से नहीं आया था, बल्कि इसके कई सारे फैक्टर थे। ठीक है, व्यापार और शहर वो समृद्ध हो गए। जो प्राचीन उनकी नॉलेज थी वो उनको फिर से प्राप्त हुई। मानवतावाद बढ़ा। ठीक है, मनुष्य पे केंद्रित होने लगा सब कुछ। तकनीक आई। और जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुई, तो अभी मैंने आपको इस वाले पॉइंट में बताया था कि क्या हुआ? कला और साहित्य को संरक्षण दिया जाने लगा, और धर्म सुधार हुए। इसी से ही यूरोप, मॉडर्न यूरोप की नींव रखी गई। तो यहाँ पर आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, ज्ञान उदय या फिर प्रबोधन आंदोलन ने आधुनिक विश्व दृष्टि को किस प्रकार प्रभावित किया? देखो, ज्ञान उदय लिखा आ जाए
प्रबोधन आ जाए या फिर लिखा आ जाए प्रबोधन आंदोलन, आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, वो किसी भी तरीके से ट्विस्ट करके इसको दे सकते हैं। ज्ञान उदय यानी कि ज्ञान का उदय होना, इसको एक और नाम से जाना जाता है एज ऑफ रीजन। अब सवाल ये आ जाता है कि इसका मतलब क्या है प्रबोधन का? तो इसका मतलब है अब लोग अंधा विश्वास नहीं बल्कि लॉजिक और रीजन से सोचने लगेंगे, इसीलिए इसका नाम क्या है? एज ऑफ रीजन। पहले क्या होता था? लोग चर्च और परंपराओं को एकदम अंधे होकर के फॉलो करते थे। लेकिन प्रबोधन के बाद क्या हुआ? लोग सवाल पूछने लगे, ये क्यों है? ये कैसे है? क्या ये सही है? क्या ये गलत है? इस तरीके के लोग सवाल पूछने लगे, यानी कि सोचने की आजादी जो थी वो यहाँ से शुरू हो गई ज्ञानोदय के बाद, प्रबोधन आंदोलन के बाद। अब प्रभाव पूछे, इसके प्रभाव बताते हैं। सबसे पहला प्रभाव आ जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। तो अब लोग बोलने लगे कि जो चीज प्रूव हो सकती है, जो चीज साइंस प्रूव कर देगी वो सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। एग्जाम्पल के लिए आप समझो, न्यूटन जैसे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने नेचर के लॉज को क्या किया था? एक्सप्लेन किया था। अब क्या होने लगा? चमत्कार से ज्यादा लोग साइंस पर विश्वास करने लगे। विश्वास किस पर बढ़ गया? साइंस पर बढ़ गया। नेक्स्ट आपका प्रभाव आ जाता है मानवतावाद और व्यक्तिवाद का उदय। अब हर इंसान क्या होने लगा? इम्पोर्टेंट होने लगा। लोग बोलने लगे मुझे सोचने की क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए, मुझे सोचने की आजादी चाहिए, मुझे अपनी लाइफ खुद डिसाइड करनी है। ठीक है, मैं अपने लिए अपना अच्छा बुरा अपना आप सोचूंगा, क्या सही है क्या बुरा है मैं अपने लिए अपना आप जानता हूँ। यानी कि अब यहाँ से व्यक्तिगत अधिकारों की शुरुआत हो गई। ओके, अब आ जाता है आपका तीसरा प्रभाव, राजनीतिक सुधार। देखो पहले क्या था? जो राजा थे उन्हीं की पावर होती थी। ठीक है, पूरी पावर किनके हाथ में थी? राजाओं के हाथ में थी। लेकिन अब क्या हुआ? लॉक, रूसो और मोंटेस्क्यू जैसे जो थिंकर्स थे वो कहने लगे कि जो सरकार है वो लोगों के लिए होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए और अधिकार भी होने चाहिए। और यहीं से ही क्या हुआ? मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो अभी हमारा ये लोकतांत्रिक शासन होता है हर देश में, इसकी क्या हो गई? यहीं से ही शुरुआत हो गई। चौथा इफेक्ट आ जाता है आपका शिक्षा और जानकारी का प्रसार। किताबों और न्यूज़पेपर और जो सार्वजनिक डिस्कशन होते हैं, ये सब क्या हुए? यहाँ से बढ़ने लग गए। और नॉलेज क्या थी? अब सिर्फ अभिजात्य वर्गों तक लिमिटेड नहीं रह गई। ठीक है, पहले सिर्फ अभिजात वर्ग के लिए थी ना शिक्षा, तो अब वहां तक ही ये लिमिटेड नहीं रह गई। अब ये क्या हुआ? आम लोगों तक भी पहुंचने लगी। ठीक है, यानी कि कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ से? नॉलेज फॉर ऑल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इधर से स्टार्ट हो गया। पांचवा इफेक्ट आपका आ गया धार्मिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। अब लोग क्या है? धर्म को अंधे होकर के फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो कहने लगे कि ये जो धर्म है ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम इसको माने या हम इसको नहीं माने, हमें अपनी पर्सनल ये हमारी चॉइस है। और यहीं से ही नैतिकता इम्पोर्टेंट होने लगी, यानी कि सहनशीलता और ओपन थिंकिंग यहाँ से अब आ गई। छठा इफेक्ट आ जाता है कला और साहित्य में नवाचार। यहाँ से क्या हुआ? जो कलाकार थे और जो लेखक थे, उन्होंने अपनी फीलिंग्स और अपने जो उनके आइडिया थे उसको स्वतंत्र रूप से प्रकट करना यहाँ से स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ? इनकी क्रिएटिविटी बढ़ी। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो जो ये प्रबोधन था, इसने दुनिया को बदल दिया। और दुनिया को बदलकर इसने क्या क्या दिया? एक तो इसने लॉजिकल थिंकिंग दी, स्वतंत्रता दी, समानता दी, लोकतंत्र दिया और नागरिक अधिकार दिए। ठीक है, और जो आज का मॉडर्न वर्ल्ड जो है ना, जो हमारा ये आधुनिक विश्व है, वो इसी सोच पर आधारित है। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है अब, फ्रांसीसी क्रांति की राजनीतिक विरासत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति आप शुरू से ही पढ़ते आए, 9th में भी पढ़ा आपने, बीए में भी पढ़ा होगा आपने। तो आज हम इसकी क्या पढ़ने वाले हैं? इसकी राजनीतिक विरासत क्या थी? सिंपल लैंग्वेज में बोले तो
इसने राजनीति को कैसे बदल दिया, फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को कैसे बदला। तो पहले फ्रांस में क्या था, राजा की पावर होती थी वहां पर, ठीक है, राजतंत्र उधर था, जनता के पास ना तो वहां पर अधिकार थे और ना ही स्वतंत्रता थी। फिर क्या हुआ, वहां पर क्रांति हुई और पूरा सिस्टम बदल गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या क्या बदला, तो यही हम इस आंसर में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट इसमें आ जाता है लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की स्थापना। तो यहाँ से मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा हो गई। इसमें क्या कहा गया कि सभी लोग बराबर हैं, सबको स्वतंत्रता है, सबको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, यानी पहली बार नागरिक इम्पोर्टेंट बन गए, ठीक है, पहली बार क्या हुए, नागरिक इम्पोर्टेंट यहाँ से बन गए। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है राजतंत्र और अभिजातीय सत्ता का अंत। देखो, राजा को जो अनलिमिटेड पावर मिली हुई थी, जो अथाह शक्तियां उसको मिली हुई थी, वो अब क्या हो गई, खत्म हो गई। अब पावर जो है वो शिफ्ट होकर किसके हाथों में आ गई, जनता और इंस्टीट्यूशंस के हाथों में वो आ गई। यानी कि अब संसद क्या होने लगी, इम्पोर्टेंट होने लगी, और यहाँ से संविधान भी आ गया। और यहीं से ही जो आधुनिक राजनीतिक सिस्टम है, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है, उसकी शुरुआत हो गई। तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है राजनीतिक पार्टियों और संगठन का उदय। तो जो ये क्रांति हो रही थी, इसके दौरान ना विभिन्न प्रकार के समूह बने, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स बने। कौन से, जैकोबिन और गिरोंडिन। लोग पॉलिटिक्स में क्या होने लगे, अब सक्रिय हो गए, ठीक है, सक्रियता से यहाँ पर इन्वॉल्व होने लगे अब। यानी कि जो आज के समय में ये पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उसकी जड़ यहीं से आई। अब चौथा पॉइंट आ जाता है आलोचनात्मक पक्ष। अब इसकी सारी ये जो क्रांति हुई थी, इसके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ही नहीं थे, इसकी नेगेटिव साइड भी थी एक, जिसका नाम है रीन ऑफ टेरर। ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, रीन ऑफ टेरर है इसका नाम। तो इस रीन ऑफ टेरर के तहत हुआ क्या था, ये एक हिंसक क्रांति में परिवर्तित हो गई थी ये क्रांति, और बहुत लोग मार दिए गए थे इसमें। बहुत तगड़े स्केल पर वॉयलेंस चली गई थी, हिंसा चली गई थी। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जो रेवोल्यूशन होती है वो कभी कभी उग्र भी हो सकती है। पांचवा पॉइंट इसमें आपका आ जाता है राष्ट्रीयता और राजनीतिक जागरूकता। यहाँ से लोगों में क्या आई, फीलिंग आई एक, कि हम एक नेशन है, और यहाँ से लोगों में देश के लिए एकता और जिम्मेदारी बढ़ी, और यही बाद में क्या बन गया, राष्ट्रवाद बन गया और पूरे यूरोप में फैल गया। छठा पॉइंट आ जाता है सीमाएं। इसकी सीमाएं क्या थी इस क्रांति की, इसमें सभी को क्या है ना, समान अधिकार नहीं मिल पाए थे, और जो महिलाएं थी और गरीब थे, वो लोग पूरी तरह लाभ नहीं ले पाए इसमें। और राजनीतिक अस्थिरता भी रही इस क्रांति के दौरान। यानी कि बदलाव तो आया, लेकिन वो पूरी तरीके से क्या नहीं था, परफेक्ट नहीं था। तो ये जो मैंने आपको 6 पॉइंट बताए, यही थी फ्रांसीसी क्रांति की राजनीतिक विरासत, यानी कि लेगेसी। इस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को बदल करके ये नया रूप दे दिया। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो जो फ्रांसीसी क्रांति थी, इसने आधुनिक राजनीति की नींव रखी। जो अब राजनीति होती है ना, इसकी क्या रखी, नींव रखी। इसने हमें क्या दिया, इसने हमें दिया लोकतंत्र, अधिकार, राष्ट्रवाद, लेकिन साथ ही इसने हमें हिंसा भी दी और अस्थिरता भी दी। यानी कि यह जो क्रांति थी, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का मिक्स थी। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आधुनिक विश्व में नौकरशाहीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। सबसे पहली बात आ जाती है नौकरशाही है क्या। देखो, जब सरकार अपने काम नियमों के, फाइलों के और अधिकारियों के द्वारा करती है, उनके थ्रू करती है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, नौकरशाही करण कहा जाता है। जैसे कि क्या होते हैं, अधिकारी बना के रखती है ना सरकार। अब मान लो सरकार को टैक्स लेना है,
तो टैक्स लेने सीधा निर्मला सीतारमण तो आएंगी नहीं हमारे यहाँ पर, उन्होंने अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं अपने नीचे काफी सारे। ठीक है, तो वो उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, नौकरशाही करण कहा जाता है। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो नौकरशाही इज इक्वल टू प्रणाली प्लस में नियम और प्लस अधिकारी। ठीक है, अब एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने क्षेत्र के अपने जिले के डीएम ऑफिस में जाएंगे, वहां पर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म में वो मिस्टेक्स बताएंगे, पक्की बात है, फिर उसके बाद आप उसको करेक्ट करेंगे, फिर आप उसको सबमिट कराएंगे, फिर वो कुछ दिन बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, फिर आप वेरिफिकेशन कराओगे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखा करके। फिर उसके बाद जब वो वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल हो जाएगी, उसके बाद कहीं जा करके आपका एक सर्टिफिकेट बनेगा। तो ये क्या हुआ, ये काम एक प्रक्रिया के तहत हुआ ना, अलग अलग अफसरों के पास वो गया। ठीक है, वो फॉर्म आपका अलग अलग अफसरों के पास गया, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कह दिया कि हाँ जी बना दो इसका, ठीक है, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स। तो ये एक प्रक्रिया के तहत हुआ, तो इसी को ही क्या कहेंगे, नौकरशाही करण इसको कहा जाएगा। तो अब बात आ जाती है इसकी प्रमुख विशेषताओं की। इसमें सबसे पहली विशेषता आ जाती है नियम और कानून का शासन। तो इसमें क्या होता है, हर काम जो होता है वो एक फिक्स नियमों के अनुसार ही होता है, कोई भी इनका ये डिसीजन पर्सनल नहीं होता। मान लो अगर किसी फॉर्म में गलती है तो वो रिजेक्ट होगा, चाहे कोई भी हो। ठीक है, यानी कि सिस्टम क्या है, किसी भी पर्सन से बड़ा है। ठीक है, सबके लिए रूल क्या होते हैं, एक समान होते हैं, प्रशासनिक प्रक्रिया जो होती है वो एक समान सबके लिए होती है। नेक्स्ट फीचर इसमें आपका आ जाता है पदानुक्रम। इसका मतलब क्या है, देखो टॉप पर सबसे कौन होएगा, सीनियर ऑफिसर, उसके नीचे आते हैं सारे जूनियर ऑफिसर। हर किसी का रोल क्या होता है, एकदम फिक्स होता है इसमें। ऑर्डर क्या आते हैं, ऊपर से आते हैं, आपने सुना होगा मूवीज में भी ये डायलॉग, ऊपर से आया है जी ऑर्डर। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये होता है, जैसे कि प्रिंसिपल होता है स्कूल में, उसके नीचे टीचर्स होते हैं। टीचर क्या करते हैं, अपनी क्लासेस में मॉनिटर को बना के रखते हैं हर क्लास में, हर सेक्शन में, और उसके बाद फिर स्टूडेंट आते हैं। ठीक है, पदानुक्रम एक पूरी प्रक्रिया होती है, सबसे टॉप पर सीनियर ऑफिसर, फिर उसके नीचे 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 जूनियर ऑफिसर। तीसरा फीचर इसमें आ जाता है कर्मचारियों का चयन। तो इनका जो चयन होता है, इनके कर्मचारियों का मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन जो होता है वो एक एग्जाम देते हैं, फिर वो उसको क्वालिफाई करते हैं, तब जाके उनका सिलेक्शन होता है। यानी कि इसमें क्या है, टैलेंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर किसी के अंदर योग्यता है तभी वो गवर्नमेंट अधिकारी बन पाएगा। ओके, किसी की यहाँ पर सिफारिश नहीं चलती कि जी ये मेरा भतीजा है, इसको दे दो ये नौकरी। ठीक है, इस प्रकार की कोई वो नहीं चलती है। इससे क्या होती है, इनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, योग्यता अनुसार इनका चयन किया जाता है सरकारी अधिकारियों का। चौथी विशेषता आपकी आ जाती है निरंतरता और स्थिरता। नौकरशाहीकरण में क्या होता है कि चाहे सरकार बदले या कोई लीडर बदले, नेता बदले, लेकिन सिस्टम क्या होता है, ये चलता रहता है। ठीक है, इसमें स्थिरता रहती है। अब ऐसा तो होता नहीं कि सरकार बदल गई और वो कह रही है कि ये जो सारे ये अधिकारी हैं ये सारे हटा दिए जाएंगे, अब नए अधिकारियों का नियुक्त किया जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। जिसने एक बार पेपर क्वालिफाई करके जॉब ले ली तो उसने ले ली, वो फिर हटता नहीं है। जिससे क्या होती है, सिस्टम में एक स्थिरता बनी रहती है। अब अगली विशेषता आ जाती है लिखित दस्तावेज और रिकॉर्ड। तो ये जो लिखित दस्तावेज होते हैं इनमें हर डिसीजन को फाइल के अंदर लिख लिया जाता है। तो इस लिखावट का क्या फायदा होता है, एक तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, और दूसरा प्रूफ क्या होते हैं, वो अवेलेबल रहते हैं उस चीज के। इसलिए जो सरकारी ऑफिस जो होते हैं उनमें फाइल क्या होती है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। पांचवा फीचर आपका आ जाता है तटस्थता और निष्पक्षता। तो इसमें क्या कहा जाता है कि जो अधिकारी होते हैं उनको अपनी पर्सनल फीलिंग्स से कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। सबके साथ चाहे कोई भी हो, उनको क्या करना चाहिए, उनके साथ इक्वली व्यवहार, समान व्यवहार उनको करना चाहिए। यानी कि
कोई फेवर नहीं करने और कोई किसी का पक्ष नहीं लेना, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है। तो ये सारी थी नौकरशाहीकरण की विशेषताएं। अब आ जाता है नौकरशाहीकरण के आधुनिक प्रभाव। तो सबसे पहले इसकी पॉजिटिव चीजों पर हम बात करते हैं। इसमें सिस्टम जो होता है वो काफी संगठित रहता है और इसमें निष्पक्षता भी रहती है। अभी मैंने इसकी विशेषताओं में ही आपको बताया। ठीक है, सिस्टम सबके लिए क्या होता है, निष्पक्ष होता है, चाहे वो कोई भी हो। और इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता भी रहती है क्योंकि फाइल में ही सब कुछ लिखा रहता है। और इसकी नेगेटिव चीजें आ जाती हैं, इसमें काम काफी स्लो होता है। ये बात तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। जब सरकारी दफ्तर में कोई काम करवाने जाएं तो उसमें कितना टाइम लगता है। ठीक है। और फिर दूसरा इसमें आ जाती है लाल फीता शाही। ठीक है, मतलब क्या है इसका, फाइलें इधर से उधर घूमती रहती हैं कि भाई फलाना ऑफिसर साइन करेगा इस फाइल को तो फलाना ऑफिसर देखेगा। ठीक है, तो ये चीजें इसमें आ जाती है। और कभी कभी इसमें कठोरता भी आ जाती है। यानी कि अगर पूरा इसका एक रिव्यू दिया जाए नौकरशाहीकरण का, तो ये जो सिस्टम है वो हेल्पफुल भी है नौकरशाहीकरण, और फ्रस्ट्रेटिंग भी है। ठीक है, आम इंसान अगर काम करवाने जाएगा तो वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसका दिमाग उधर जाके चल जाएगा सरकारी दफ्तर में जाके। तो अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। देखो, जो नौकरशाहीकरण है, ये जो हमारी आधुनिक राज्य है, ये इसकी क्या है, रीढ़ है, बैकबोन है। ये सिस्टम को स्ट्रक्चर्ड यानी कि संगठित भी रखता है और इसको निष्पक्ष भी बनाता है और इसको स्थिर भी बनाता है। लेकिन इसको लचीला और कुशल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा के विकास की व्याख्या कीजिए। जो आधुनिक राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ इसके बारे में बताना है। तो अब सिंपल सा एक सवाल आ जाता है कि ये जो राष्ट्र राज्य है ये होता क्या है। तो ये क्या है, एक ये राजनीतिक इकाई है ये। ओके। इसमें क्या होता है, जब एक देश है उसके पास क्या है, अपना एक सीमित भूभाग है। ठीक है, उसके पास क्या है, एक भूमि है और स्थायी जनता है। ठीक है, ऐसी जनता जो वो देश छोड़कर नहीं जाएगी, जैसे कि हम लोग हो गए, हम तुम हो गए। हम अपना देश छोड़ के तुम जा रहे हैं ना, हम यहीं जन्म लिया है हमने, यहीं पे हम मर जाएंगे। और हमारे दादा बाबा भी इधर ही, सब परदादा इधर ही रहते थे। तो क्या है, एक हम क्या है, स्थायी जनता है। और क्या हो, वहां पर एक संप्रभु सरकार हो। ठीक है, जो किसी बाहर की सरकार से ना चले, खुद ही अपना शासन खुद ही चलाएं, प्रशासन भी अपना खुद ही चलाएं, किसी के दबाव में ना हो। संप्रभु वहां पर एक सरकार हो और उसको अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त हो। तो उसे क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा राष्ट्र राज्य। ठीक है, सीधी भाषा में क्या हो, एक उसके पास एक फिक्स्ड टेरिटरी हो, स्थायी जनता हो उसके पास, और संप्रभु सरकार हो, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे राष्ट्र राज्य। आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो राष्ट्र हो गया जनता। ठीक है, राष्ट्र इज इक्वल टू हो गए लोग। कैसे लोग, जो कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हैं। और राज्य इज इक्वल टू सरकार और सीमित भूभाग। और जब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे हम, तब क्या बन जाएगा, राष्ट्र राज्य। एग्जाम्पल के लिए हो गया हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है, भारत में हम भारतवासी हैं, हम एक ही आइडेंटिटी शेयर करते हैं, भारत माता को हम अपनी माता मानते हैं सब। ओके। तो क्या है, भारत एक राष्ट्र राज्य है। अब बात करते हैं इसकी विकास प्रक्रिया की। तो इसमें पहला जो आ जाता है स्टेज आपका, प्रारंभिक राज्य और सामंती संरचना। तो मध्यकाल जब चल रहा था तो उस टाइम पर क्या थी, पावर डिवाइडेड थी। ठीक है, एक ही देश में क्या थे, अलग अलग राजा थे। ओके। वो क्या थे, अपने राज्य के लिए ही काम करते थे, बटा हुआ था। जैसे हमारा भारत देश भी पहले क्या था, 565 रियासतों में बटा हुआ था। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या था, पहले पावर डिवाइडेड थी और जो राजा थे वो क्या थे, वीक थे। ओके। और जो सामंत थे वो स्ट्रोंग थे, वो पावरफुल थे। यानी कि कोई एक केंद्रीकृत सिस्टम नहीं था। ठीक है, कि पूरे देश को एक ही सिस्टम हो और वो ही सब फॉलो करें। ठीक है, उसी की बात सब माने। एक केंद्रीकृत सिस्टम नहीं था पहले के टाइम में।
फिर अगली स्टेज आ जाती है मध्यकालीन यूरोप में बदलाव। तो 14वीं से 15वीं शताब्दी में बदलाव आए। क्या क्या बदलाव आए? व्यापार बढ़ा, शहरों का विकास हुआ। इससे क्या हुआ? राजा क्या हुए? स्ट्रांग होने लगे वापस से। अभी पिछली स्टेज में क्या थे? राजा कमजोर हो रहे थे। अभी क्या होने लगे? स्ट्रांग होने लगे। धीरे धीरे इससे क्या हुआ? जो शक्ति है, शक्ति का केंद्रीकरण होने लगा। पहले बिखरी हुई थी ना शक्ति, अब शक्ति फिर से केंद्रीकृत होने लगी। फिर आ जाती है तीसरी स्टेज, राष्ट्रवाद का उदय। तो यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से लोगों में फीलिंग आई एक, कि हम जो ये रह रहे हैं जिस क्षेत्र में, ये तो एक राष्ट्र है। और इस फीलिंग के आने में रोल किसने प्ले किया? ठीक है, किस चीज की भूमिका थी? प्रबोधन की भूमिका थी इसमें, और फ्रांसीसी क्रांति की भूमिका थी। अभी पिछले क्वेश्चन में, फ्रांसीसी क्रांति वाले क्वेश्चन में बताया था ना कि वो क्या उसने अपनी लेगेसी दी, क्या बदलाव किए राजनीति में। राष्ट्रवाद उधर से तो आया पूरे यूरोप में, बाद में उधर ही से फैला था। ठीक है, तो अब लोगों ने अपने देश के लिए एक होना शुरू कर दिया, यूनाइट वो होने लगे। चौथी स्टेज आ जाती है संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय मान्यता। तो जो 1648 की वेस्टफेलिया संधि थी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रही। इससे क्या हुआ? जो राज्य थे वो स्वतंत्र होने लगे, और जो बाहर का इंटरफेरेंस हो रहा था राज्यों के अंदर, वो क्या हो गया? यहाँ से कम हो गया इस संधि के बाद से। यानी कि क्या हुआ? अब जो हर राज्य था वो अपने डिसीजंस, अपने फैसले, अपने निर्णय खुद ले सकता था। पांचवी स्टेज आपकी आ जाती है औद्योगिक क्रांति और सामाजिक बदलाव। तो यहाँ से क्या होने लगा? प्रशासनिक केंद्रीकरण हो गया। ठीक है, कानून, शिक्षा और नागरिक सेवाओं ने राष्ट्र राज्य को मजबूती दी। ठीक है, मींस प्रशासन यहाँ से क्या हो गया? मजबूत हो गया। और कम्युनिकेशन क्या हो गया? उसमें भी सुधार आ गया कम्युनिकेशन में। और जो एजुकेशन थी, जो शिक्षा थी, वो यहाँ से फैल गई, जिससे क्या हुआ? राष्ट्र राज्य और भी ज्यादा मजबूत हो गया। अब आ जाती है आधुनिक राष्ट्र राज्य की विशेषताएं। देखो इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। इसमें क्या होता है? एक स्थायी सीमा होती है, फिक्स्ड टेरिटरी होती है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा, आसान एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि भारत है, बॉर्डर बने हुए हैं ना हमारे, कि भाई ये बॉर्डर है, यहाँ तक भारत है, इसके आगे आप पार करके जाओगे तो पाकिस्तान आ जाएगा, इधर से आप पार करके जाओगे चाइना आ जाएगा, इधर से पार करके आप जाओगे नेपाल आ जाएगा। ठीक है, स्थायी सीमा होती है, संप्रभु सरकार होती है, कोई बाहर का इंटरफेरेंस नहीं होता, अपने सारे काम ये खुद करते हैं, चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी हो। कानून और प्रशासनिक ढांचा इसमें होता है, और एक राष्ट्रीय पहचान होती है। जैसे हम कहते हैं कि हम भारतवासी हैं, तो ये हमारी एक राष्ट्रीय पहचान है, हमारा कल्चर है। हम सब क्या है? हम सब एक सेम आइडेंटिटी को हम शेयर करते हैं। यानी कि ये जो आधुनिक राष्ट्र राज्य है, ये क्या है? एक संगठित और पावरफुल, शक्तिशाली एक सिस्टम है। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। जो ये आधुनिक राष्ट्र राज्य है, ये एक लंबे ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत क्या हुआ? विकसित हुआ। कहाँ से कहाँ तक विकसित हुआ? जब मध्यकाल में विखंडित थी शक्ति। ठीक है, शक्ति क्या थी? विखंडित थी। और वहां से लेकर के जो आधुनिक केंद्रीकृत सिस्टम है, वहां तक ये क्या हुआ? डेवलप हुआ, विकसित हुआ। और जो ये आज का वैश्विक सिस्टम है ना वर्ल्ड का, आज का जो वैश्विक सिस्टम है, वो इसी राष्ट्र राज्य के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। विद्यार्थियों, अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके अभी तक के 5 क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रवाद के उदय में फ्रांसीसी क्रांति की भूमिका स्पष्ट कीजिए। एक लाइन में इसका आंसर देना हो तो क्या होगा? कि फ्रांसीसी क्रांति की राष्ट्रवाद के उदय में एक बहुत बड़ी भूमिका थी। अब सवाल ये आता है कि राष्ट्रवाद होता क्या है? देखो, जब लोगों का अपने देश के प्रति एक बहुत मजबूत भावनात्मक संबंध हो, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन हो, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। इसमें क्या कहता है व्यक्ति? मैं इस देश का हूँ, मुझे अपने देश पर गर्व है। यही फीलिंग क्या होती है?
राष्ट्रवाद होती है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं इंस्टाग्राम पर, और वहां पर कोई अदर कंट्री का पर्सन, पाकिस्तानी हो या फिर कोई और भी जिस भी कंट्री का पर्सन हो, वो भारत की बुराई करे, ठीक है, तो हमको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, उसको गाली वाली देने का मन करता है और उसको गाली दे भी देते हैं। तो ये गुस्सा हमको क्यों आया? ठीक है, ये गुस्सा हमको क्यों आया? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? राष्ट्रवाद है, हमें अपने देश से प्रेम है, इसलिए हमको गुस्सा आया। तो यही होता है राष्ट्रवाद। लेकिन ये जो फीलिंग थी राष्ट्रवाद, इसे विकसित किया फ्रांसीसी क्रांति ने। ठीक है, अब इसके हम पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। इसमें सबसे पहला योगदान किसने दिया? सबसे पहला कंट्रीब्यूशन किसने दिया? समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व ने। बंधुत्व मीन्स भाईचारे ने। क्रांति में क्या कहा गया? कि सभी लोग बराबर हैं, सभी को स्वतंत्रता है। इससे लोगों में क्या आई? यूनिटी आई, एकता आई। अब लोग खुद को क्या मानने लगे? नागरिक मानने लगे, ना कि सिर्फ एक विषय। अब इसमें दूसरा पॉइंट आ जाता है राष्ट्र की संप्रभुता। ठीक है, पावर इसमें किसके पास आई? जनता के पास आई। पहले किसके पास थी? राजाओं के पास पावर थी, लेकिन क्रांति के बाद किसके पास आ गई पावर? जनता के पास पावर आ गई। मींस पीपल इज इक्वल टू पावर। ठीक है, जनता इज इक्वल टू शक्ति। और इससे क्या हुआ? लोगों के अंदर ये सेंस आया। ठीक है, क्या सेंस आया? कि ये देश जो है ये हमारा है। ठीक है, यही नेशनलिज्म का, यही चीज राष्ट्रवाद का आधार बनी। ठीक है, जब लोगों के अंदर क्या आ गई? एकता आ गई, आत्म गौरव आ गया। ओके, फिर तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है सेना और युद्ध। राष्ट्रीय सेना का गठन हुआ। पहले क्या थी सेना? राजाओं के लिए लड़ रही थी, लेकिन अब सेना किसके लिए लड़ने लग गई? देश के लिए लड़ने लग गई। इससे लोगों में क्या आया? राष्ट्रवाद आया और एकता और ज्यादा बढ़ गई। चौथा पॉइंट आपका आ जाता है लोकतांत्रिक और राजनीतिक विचारों का प्रसार। देखो, जो क्रांति थी उसके जो आइडिया थे, क्या थे क्रांति के आइडिया? समानता, लोकतंत्र और नागरिक अधिकार। तो ये जो आइडियाज थे क्रांति के, ये पूरे यूरोप के अंदर फैल गए और दूसरे देशों से लोग क्या होने लगे? इंस्पायर होने लगे। और फिर क्या हुआ? राष्ट्रवाद बढ़ने लगा। पांचवा पॉइंट आ जाता है अब सांस्कृतिक एकता। इसमें क्या हुआ? भाषा, प्रतीकों और परंपराओं को इम्पोर्टेंस इसके अंदर मिलने लगा। अब लोगों को लगा हम सब एक ही कल्चर शेयर करते हैं। ठीक है, एक ही संस्कृति हम लोग शेयर करते हैं। इससे क्या हुआ? जो नेशनल आइडेंटिटी थी वो स्ट्रोंग हुई। मींस राष्ट्रीय पहचान क्या हुई? और ज्यादा स्ट्रोंग हुई, इसको महत्व दिया जाने लगा। अब जैसा हमारा भारत है, ठीक है, भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन है तो सब भारतीय ही। ठीक है, कल्चर तो सबका भारतीय ही है, रहना सहना खाना पीना सब भारतीय ही है। ओके, तो बस वही वाली ये बात है। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। इसने क्या क्या हमको दिया? एकता दी, पहचान दी और लोगों को पावर दी। और यहीं से राष्ट्रवाद आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का आधार बना। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। पूंजीवादी औद्योगिकरण की मुख्य विशेषताएं एवं उसके सामाजिक प्रभावों का विवेचन कीजिए। ठीक है, सबसे पहली बात इसमें आ जाती है ये औद्योगिकरण क्या है। तो औद्योगिकरण को सिंपल भाषा में बोले तो मशीनों के द्वारा एक व्यापक स्तर पर उत्पादन होना। ठीक है, इसी को ही औद्योगिकरण कहते हैं। मशीनों द्वारा एक बड़े स्केल पर प्रोडक्शन होना। अब बात आती है ये पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद एक अर्थव्यवस्था है। इसके तहत क्या होता है? देश की जो भी संपदा होती है, जो भी संपत्ति होती है, वो किस हाथों में होती है? निजी हाथों में होती है। ठीक है, सब कुछ क्या होता है? प्राइवेट होता है इसके अंदर। यानी कि पूंजीवादी औद्योगिकरण का मतलब क्या हो गया? जब उद्योग प्राइवेट लोगों के
नियंत्रण में हो, कंट्रोल में हो, उसी को क्या कह देंगे? पूंजीवादी औद्योगिकरण। देखो पहले क्या होता था ना, घरों में छोटे स्तर पर काम किया जाता था, जैसे लघु उद्योग हो गए, इस तरीके के छोटे मोटे ही उद्योग होते थे छोटे स्तर पर। लेकिन औद्योगिकरण के बाद क्या हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन गई और उत्पादन क्या हो गया, बहुत फास्ट हो गया हर चीज का। अब आ जाती हैं इसकी विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता आ जाती है निजी पूंजी और निजी संपत्ति। मींस फैक्ट्री और मशीन और संसाधन सब क्या होते हैं, प्राइवेट लोगों के कंट्रोल में होते हैं, नियंत्रण में होते हैं, यानी कि प्रॉफिट भी उन्हीं का होता है और डिसीजन भी उन्हीं का होता है, जो भी उनको लेना होता है। दूसरा फीचर अब आ जाता है, दूसरी विशेषता आ जाती है कारखाना प्रणाली। अब क्या हो गया, काम घर से निकल करके फैक्ट्रीज में चला गया, मशीनों का अब इस्तेमाल होने लग गया। इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन उत्पादन फास्ट हो गया और क्वांटिटी जो थी वो भी बढ़ गई। जो काम एक इंसान हाथों से कई घंटों में कर रहा है, ठीक है, मशीनों से वो बिना हाथों से, बिना इंसान की मेहनत से मशीन करेगी और वो मिनटों में हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन है उसकी क्वांटिटी भी बढ़ी और प्रोडक्शन तेज भी हो गया और वो सस्ती भी होती है वो चीजें। ठीक है, मशीन से बनी हुई चीजें सस्ती होती है और जो हाथ से मेहनत से बनाया जाता है वो महंगी होती है। इसी तरीके से धीरे धीरे जो लघु उद्योग थे इनका पतन होता गया। ठीक है, क्योंकि लोग किसकी तरफ जाएंगे, सस्ती चीजों की तरफ ही जाएंगे ना, लोग उन्हें ही खरीदेंगे। ओके। तीसरी विशेषता इसकी आ जाती है मजदूर आधारित श्रम व्यवस्था। तो जो मजदूर थे वो अपनी श्रम शक्ति को बेचते थे, ठीक है, अपने मेहनताने को वो बेचते थे और बदले में इसके वो क्या लेते थे, सैलरी लेते थे। ठीक है, दिहाड़ी मजदूरी, ठीक है, सैलरी वो लेते थे। इससे क्या हुआ, दो क्लासेस बन गई। ओके, दो वर्ग बन गए। कौन से वर्ग, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। ठीक है, समाज किसमें विभाजित हो गया, पूंजीपति वर्ग में और मजदूर वर्ग में। और मजदूर वर्ग का क्या होता है, शोषण होता है। फिर नेक्स्ट इसकी विशेषता आ जाती है बाजार और प्रतिस्पर्धा। तो इसमें क्या होता है, पूंजीवादी औद्योगिकरण में इसमें प्रोडक्शन क्या होता है, डिमांड के अनुसार होता है। जितनी डिमांड होती है उसी अनुसार प्रोडक्शन किया जाता है। और जो कंपनीज होती हैं वो आपस में क्या करती हैं, compete करती हैं। ठीक है, जैसे कि कोई कंपनी एक सामान को 10 रुपए का बेच रही है तो दूसरी क्या कहेगी, अरे मेरे पास आओ, इससे भी ज्यादा बढ़िया है, मैं 5 रुपए का दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से वो प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से करती हैं। इससे क्या होता है, इससे पॉजिटिव चीज ये होती है, जो क्वालिटी होती है किसी उत्पाद की, किसी प्रोडक्ट की, वो इम्प्रूव होती है और नवाचार बढ़ता है। नेक्स्ट विशेषता इसकी आ जाती है तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति। नई मशीनें आई और नए नए आविष्कार हुए। इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन में तेजी आ गई, ठीक है, उत्पादन में तेजी आ गई और कॉस्ट क्या हुई प्रोडक्ट की, वो घट गई। ठीक है, जब मशीनों से, मैंने आपको अभी पीछे ही बताया, मशीनों का जो सामान होता है वो सस्ता होता है क्योंकि वो जल्दी बन जाता है और उसमें लेबर भी नहीं लगती। ठीक है, उसमें मनुष्य की जरूरत नहीं पड़ती है और एफिशिएंसी क्या हुई, वो भी बढ़ गई। अब आ जाते हैं पूंजीवादी औद्योगिकरण के सामाजिक प्रभाव। तो इन प्रभावों में सबसे पहला प्रभाव समाज पर पड़ा वर्ग संघर्ष और सामाजिक असमानता। तो पूंजीवादी औद्योगिकरण ने किसको जन्म दिया, असमानता को इसने समाज के अंदर जन्म दिया। जो पूंजीपति वर्ग था वो अमीर होता गया और जो मजदूर वर्ग थे वो गरीब के गरीब ही रह गए। दूसरा प्रभाव आ जाता है शहरीकरण। लोग गांवों को छोड़कर कहाँ आने लगे, शहरों में आने लगे। इससे क्या हुआ, शहर क्या हो गए, ओवर क्राउडेड हो गए। यहाँ पर शहरों में भीड़ बढ़ गई और क्या हुआ, स्लम्स बन गए, मींस झुग्गी झोपड़ियां बनने लगी। तीसरा प्रभाव आ जाता है पारिवारिक और सामाजिक परिवर्तन। यहाँ से क्या आया, जो फैमिली स्ट्रक्चर जो था, जो पारिवारिक ढांचा था, उसमें क्या आया, परिवर्तन आया। जो महिलाएं थी और बच्चे थे वो भी अब काम करने लगे।
इससे क्या हुआ, जो पारंपरिक पारिवारिक ढांचा था वो बदल गया। चौथा प्रभाव आ जाता है श्रमिक आंदोलनों का उदय हुआ। जो मजदूर थे वो अपने अधिकारों के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, आंदोलन करने शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ, मजदूर संगठन बने, लेबर यूनियन बने, जिससे क्या हुआ, सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई और रिफॉर्म्स भी बाद में आए, सुधार भी बाद में आए। पांचवा प्रभाव आ जाता है शिक्षा और सामाजिक जागरूकता। जो मजदूर थे वो अपने राइट्स को, अब अपने अधिकारों को अब समझने लगे, उनके प्रति वो क्या हो गए, जागरूक हो गए। और साथ ही साथ शिक्षा का भी महत्व इधर से बढ़ गया। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो ये जो पूंजीवादी औद्योगिकरण है, इसने आर्थिक ग्रोथ तो दी और इसने तकनीकी ग्रोथ भी हमको दी, लेकिन साथ ही इसने असमानता, शोषण और सामाजिक प्रॉब्लम्स को भी इसने पैदा किया। यानी कि यह विकास प्लस प्रॉब्लम्स दोनों का मिक्स है। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, समाजवादी औद्योगिकरण के सिद्धांत एवं व्यवहार की तुलना कीजिए। औद्योगिकरण मैंने आपको पिछले उसमें बता ही दिया है क्वेश्चन में। और अब आ जाता है ये समाजवादी क्या होता है। ठीक है, समाजवाद के अंतर्गत क्या आता है, ये भी एक अर्थव्यवस्था है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो देश की जो भी संपदा है, जो भी संपत्ति है, जो भी उद्योग है, वो किसके हाथों में होती है, सरकार के हाथों में होती है। और इस समाजवादी औद्योगिकरण का उद्देश्य क्या होता है, समाज का कल्याण। ठीक है, तो पहले इसके सिद्धांत पूछे तो सिद्धांत देखते हैं इसके पहले। इसका पहला सिद्धांत है सामाजिक संपत्ति। इसमें जो फैक्ट्री और जो संसाधन होते हैं वो गवर्नमेंट के, सरकार के या फिर समाज के कंट्रोल में होते हैं, उनके नियंत्रण में होते हैं। यानी कि उन संसाधनों पर, उन फैक्ट्रीज पर किसका होता है अधिकार, सभी का होता है। ठीक है, सबका उस पर इक्वल राइट होता है, समान अधिकार होता है। दूसरा सिद्धांत इसका आ जाता है योजनाबद्ध आर्थिक विकास। इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो रेंडमली नहीं किया जाता। ठीक है, गवर्नमेंट उसको डिसाइड करती है कि कितना उत्पादन होगा और फिर उसके बाद कहाँ पर उसको वितरण किया जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं केंद्रीय योजना, मीन सेंट्रल प्लानिंग। फिर तीसरा इसका सिद्धांत आ जाता है वर्गहीन समाज का लक्ष्य। इसका एम क्या होता है, इसमें जो अमीर और गरीब का गैप होता है उसको खत्म करना है। ठीक है, ये इसका लक्ष्य होता है। यानी कि समानता बनानी है, इक्वालिटी क्रिएट करनी है। समाज में क्या होना चाहिए, कोई वर्ग नहीं होना चाहिए, वर्गहीन समाज होना चाहिए, अमीर गरीब नहीं होने चाहिए, सब एक बराबर होने चाहिए। चौथा सिद्धांत इसका आ जाता है सामाजिक कल्याण। इसमें किस पे फोकस किया जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर। यानी कि इसमें प्रॉफिट की चिंता नहीं की जाती कि हम बिजनेस कर रहे हैं हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, बल्कि किस चीज पर फोकस किया जाता है, लोगों का बेनिफिट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए, समाज को बेनिफिट मिलना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए। अब आ जाता है समाजवादी औद्योगिकरण का व्यवहार, मीन्स इसकी प्रैक्टिकल साइड। इसमें बताना है कि समाजवादी औद्योगिकरण के अंतर्गत क्या क्या चीजें प्रैक्टिस की जाती हैं। तो पहली प्रैक्टिस इसमें आ जाती है राज्य नियंत्रण। जो उद्योग होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, सरकार कंट्रोल करती है। और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, जो निजी क्षेत्र होता है, वो काफी ज्यादा इसके अंदर लिमिटेड होता है। ठीक है, होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होता, होता है, लेकिन क्या होता है, सीमित होता है। फिर दूसरी प्रैक्टिस इसकी आ जाती है पंचवर्षीय योजनाएं। ये तो नाम से ही समझ आती है, ऐसी योजना जो 5 वर्षों के लिए बनाई गई है। इसमें योजनाबद्ध तरीके से, प्लान्ड तरीके से डेवलपमेंट, विकास किया जाता है। जैसे कि हमारे भारत में भी पंचवर्षीय योजना चलाई जाती है ना, हमने ये इधर ही से अडॉप्ट करी थी। ठीक है, हमने कहाँ से अडॉप्ट करी थी इसको, सोवियत संघ से। फिर तीसरी प्रैक्टिस इसमें आ जाती है केंद्रित प्रशासन। प्रशासन को इसमें नौकरशाही के जरिए चलाया जाता है। नौकरशाही आप पूरी तरीके से अच्छे से समझ ही चुके हो। और शासन कहता कैसा होता है, केंद्रीकृत शासन इसके अंदर होता है।
फिर चौथी प्रैक्टिस इसमें आ जाती है श्रम अनुशासन। जो सिस्टम होता है वो काफी ज्यादा क्या होता है, अनुशासित होता है, डिसिप्लिन्ड होता है, और स्वतंत्रता थोड़ी लिमिटेड हो सकती है। ठीक है, स्वतंत्रता ज्यादा इसमें खास नहीं होती। अब आ जाती है पूंजीवादी औद्योगिकरण और समाजवादी औद्योगिकरण के बीच में तुलना। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि कई बार क्या है ना, आपका क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि दोनों का मॉडल आप कंपेयर करके बताओ। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के लिए भी आपको हम तैयार कर देंगे, निश्चिंत हो जाओ। पहले बात कर लेते हैं सिमिलैरिटीज की, मींस समानताओं की। तो ये जो दोनों सिस्टम्स हैं, इन दोनों का ही लक्ष्य क्या होता है, उत्पादन को बढ़ाना, तकनीक को विकसित करना और समाज को इम्प्रूव करना। ठीक है, ये तो हो गई इनकी सिमिलैरिटीज। अब आ जाता है अंतर, डिफरेंसेस भी देख लेते हैं अब। तो जो पूंजीवादी मॉडल है, इसमें क्या होता है, जो संसाधन होते हैं, जो भी संपदा होती है, उसकी ओनरशिप क्या होती है, प्राइवेट होती है, वो निजी हाथों में होती है, और इसमें प्रतिस्पर्धा होती है और असमानता इसमें अधिक होती है। और जो समाजवादी मॉडल है, इसमें उद्योग, संपदा, संपत्ति जो भी होती है वो किसके हाथों में होती है, सरकार के हाथ में होती है या फिर समाज के हाथों में होती है। सभी का उन पर एक बराबर अधिकार होता है, और इसमें जो भी किया जाता है वो एकदम योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, प्लान्ड वे में उसको किया जाता है, और इसमें समानता के ऊपर बल दिया जाता है। अब आ जाती है इनकी सीमाएं। तो जो समाजवाद है, उसमें स्वतंत्रता कम हो सकती है, और जो इनोवेशंस होते हैं, जो नवाचार होता है, वो स्लो हो सकता है। और जो पूंजीवाद है, उसमें असमानता क्या होती है, अधिक होती है, ज्यादा होती है, और शोषण की संभावनाएं इसके अंदर रहती हैं। तो इससे क्या पता चलता है, ये जो दोनों मॉडल हैं, ये पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है, दोनों में कमियां भी हैं और दोनों के अंदर खूबियां भी हैं। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो ये जो दोनों मॉडल हैं, ये आपको मैंने अभी बताया, इनमें कमियां भी हैं और खूबियां भी हैं। और जो आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था है, वो क्या है, दोनों का मिक्स यूज करती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और उसके विकास की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहला सवाल ये आ जाता है, जो सरकार होती है, क्या वो सिर्फ नियम और कानून को बनाए रखने का काम करती है, क्या उसका काम सिर्फ यही है, या फिर लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करना भी उसका काम है सरकार का। तो इसी सेकंड आइडिया से आता है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो कल्याणकारी राज्य मीन्स ऐसा राज्य, ऐसी गवर्नमेंट जो सिर्फ शासन नहीं करती, बल्कि नागरिकों के कल्याण का काम भी करती है, यानी कि शिक्षा देती है, स्वास्थ्य देती है, और रोजगार में भी सपोर्ट देती है। एक लाइन में बोले तो ऐसी सरकार जो लोगों के लिए है, गवर्नमेंट फॉर द पीपल। सबसे पहले आ जाता है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या है। तो ये जो कल्याणकारी राज्य है, इसका सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है, हर नागरिक को बेसिक फैसिलिटीज जो है वो तो मिले, और कोई भी नागरिक बेसिक नीड से वंचित ना रह सके, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, ये सब तो एटलीस्ट सबको मिले ही। फिर दूसरा उद्देश्य क्या आ जाता है, कि जो समाज के अंदर आर्थिक असमानता फैली हुई है, उसको कम किया जाए। जो अमीर गरीब के बीच की जो खाई है, उस खाई को कम किया जाए, ताकि क्या हो सके, समाज बैलेंस्ड हो सके। और फिर तीसरा एम आ जाता है, जो कमजोर वर्ग हैं उनको सुरक्षा मिले। कमजोर वर्ग यानी कि महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे। इसीलिए इनके लिए क्या बनाई गई, स्पेशल स्कीम्स बनाई गई। अब आ जाती है कल्याणकारी राज्य की पृष्ठभूमि, यानी कि इसका बैकग्राउंड। तो देखो पहले क्या था ना, लेसेस फेयर का सिद्धांत था, यानी कि गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस ना होना, ये इस सिद्धांत का अर्थ था।
तो इसमें होता क्या था, जो सरकार थी वो अर्थव्यवस्था में बिल्कुल भी इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं करती थी, लेकिन इससे प्रॉब्लम्स हुई। क्या प्रॉब्लम हुई? गरीबी और शोषण बढ़ गया। तो तब क्या हुआ? नीड पड़ी, किसकी नीड पड़ी? कल्याणकारी राज्य की नीड पड़ी। और फिर औद्योगिकरण के बाद मजदूरों का शोषण हुआ, समाज में असमानता बढ़ी। तो फिर सरकार को क्या लगा कि अब हमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, और फिर मजदूर आंदोलन हुए, समाजवादी विचार आया और वर्ल्ड वॉर्स हुई। इन सब ने सरकार को पुश किया, ठीक है, उस पर प्रेशर दिया कि अब कल्याणकारी पॉलिसीज हमको बनानी पड़ेंगी, लानी पड़ेंगी। अब आ जाता है कल्याणकारी राज्य का विकास। तो धीरे धीरे क्या किया ना, सरकार ने पॉलिसीज बनाना शुरू करा। और क्या क्या पॉलिसीज बनाई? श्रम कानून बनाए, न्यूनतम मजदूरी तय की, पेंशन की पॉलिसी लाए, फ्री एजुकेशन, फ्री शिक्षा सबको मिले, और स्वास्थ्य सुविधाएं सबको प्रदान की जाए। इससे समाज में क्या हुआ? समानता बढ़ी और समाज के अंदर स्टेबिलिटी आई। अब आ जाती है कल्याणकारी राज्य की सीमाएं। तो जो ये कल्याणकारी राज्य था, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। क्या थी वो प्रॉब्लम? जो सरकार थी उसके ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ रहा था, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा था, जिससे क्या हुआ? करप्शन, भ्रष्टाचार की पॉसिबिलिटीज बढ़ गई, और जो संसाधन थे उनका मिसयूज होने लगा। यानी कि जो कल्याणकारी राज्य थे उनको ये चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। अब आ जाता है इसका कंक्लूजन। कल्याणकारी राज्य आधुनिक समाज का एक सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि सामाजिक न्याय हो और आर्थिक सुरक्षा भी बनी रहे, लेकिन इसे एफिशिएंटली मैनेज करना जरूरी है, ठीक है, ताकि फाइनेंशियल बर्डन ना होए और संसाधनों का दुरुपयोग ना होए और करप्शन भी ना बढ़े। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के बीच संबंधों को स्पष्ट कीजिए। अब कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के बीच में कंफ्यूज होते हैं और उनको लगता है कि क्या ये दोनों सेम है। तो देखो, ये दोनों चीजें जो हैं वो सेम नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो साम्राज्यवाद होता है वो क्या होता है? किसी पर कंट्रोल या फिर इन्फ्लुएंस बढ़ाना, किसी देश के ऊपर अपना नियंत्रण और इन्फ्लुएंस बढ़ाना। एग्जाम्पल के साथ बताऊं तो जो चाइना है वो क्या करता है? जो छोटे देश होते हैं उनको पहले वो देता है कर्ज, ठीक है, और कर्जा वो फिर चुका नहीं पाते, तो फिर उसके बाद वो क्या करता है? उस देश की जो एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें वो अपनी टांग अड़ाता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने की वो कोशिश करता है। तो ये तो हो गया साम्राज्यवाद। और जो उपनिवेशवाद होता है उसमें डायरेक्ट कंट्रोल होता है, ठीक है, सीधे वो उधर जाकर शासन प्रशासन सब कुछ चलाने लगते हैं, जैसे कि अंग्रेज भारत में आए थे, ठीक है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद शासन किसके पास चला गया? क्राउन के पास चला गया। तो ये क्या था? डायरेक्ट कंट्रोल था। एक सिंपल लाइन में बताऊं तो जो साम्राज्यवाद है वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन जो उपनिवेशवाद है वो उसका व्यावहारिक स्वरूप है, प्रैक्टिकल फॉर्म है साम्राज्यवाद का। ओके, अब सबसे पहले आ जाती हैं इन दोनों की परिभाषाएं। तो पहले उपनिवेशवाद देखते हैं। तो उपनिवेशवाद क्या है? जब कोई पावरफुल देश, ठीक है, कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश के ऊपर डायरेक्ट रूल करता है और वहां की गवर्नमेंट चलाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका वही है जैसे कि ब्रिटिशर ने हमारे ऊपर रूल किया, ठीक है, बड़ा गुस्सा आता है ये बात कहते हुए, पर क्या करें, बताना पड़ता है। अब आ जाता है साम्राज्यवाद। तो जो साम्राज्यवाद है वो एक व्यापक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें क्या होता है? आर्थिक नियंत्रण किया जाता है, राजनीतिक इन्फ्लुएंस फैलाया जाता है और सांस्कृतिक प्रभुत्व का विस्तार किया जाता है, ठीक है, इन सारी चीज को फैलाया जाता है। और इसके अंदर डायरेक्ट रूल जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट उधर ही जाके बिल्कुल रूल किया जाए।
अब नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है व्यावहारिक रूप। तो जो ये उपनिवेशवाद है वो साम्राज्यवाद का ही एक प्रत्यक्ष रूप है, एक उसकी फॉर्म है। यानी कि जो साम्राज्यवाद है वो एक आइडिया है, ठीक है, और जो उपनिवेशवाद है वो उस आइडिया का क्या है, एक्शन है। जैसे कि योजना क्या हो गई, साम्राज्यवाद, और उस योजना को अमल में लेकर आना क्या हो गया, उपनिवेशवाद। अब आ जाते हैं इन दोनों के आर्थिक आधार। तो सबसे पहले आप जानो कि इनका मेन मोटिव क्या होता है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का मेन मोटिव क्या होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट, आर्थिक लाभ इनका मेन मोटिव होता है। हुआ क्या, औद्योगिक क्रांति के बाद जो देश थे उनको क्या चाहिए था, उनको चाहिए था कच्चा माल, सस्ते मजदूर, श्रम और नए बाजार। तो इसलिए जो साम्राज्यवाद था और उपनिवेशवाद था, ये दोनों क्या हुए, बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है सैन्य और राजनीतिक संबंध। साम्राज्यवाद में सैन्य शक्ति का इन्फ्लुएंस दिखाकर और राजनीतिक दबाव बनाकर काम किया जाता है। और जो उपनिवेशवाद होता है इसमें सैन्य विजय, ठीक है, जीत के और प्रत्यक्ष रूप से शासन इसमें किया जाता है, ठीक है, इसमें तो सीधा जीत ही लेते हैं मार काट करके, इसमें इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस नहीं दिखाते, ठीक है, ये अपनी भौकाली इसके अंदर नहीं दिखाते, ये सीधा काम करते हैं। यानी कि जो उपनिवेशवाद है ये क्या है, ये ज्यादा अग्रेसिव है, ये ज्यादा उग्र है। नेक्स्ट आ जाता है इसका सांस्कृतिक प्रभाव। साम्राज्यवाद ने यूरोपीय सभ्यता को, पाश्चात्य सभ्यता को श्रेष्ठ मानकर उपनिवेशों में शिक्षा, धर्म और संस्कृति का क्या किया, प्रचार किया, अपनी शिक्षा का, धर्म का और अपनी संस्कृति का, कि हमारी जो है वो संस्कृति सबसे ज्यादा बढ़िया है, बाकी सारे क्या हैं, सपेरे मदारियों के देश हैं, हम सबसे बढ़िया हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपनी का प्रचार किया। और उपनिवेशवाद क्या करता है, जो स्थानीय कल्चर होता है, लोकल कल्चर जो होता है उसको वीक कर देता है, उसको कमजोर कर देता है, जैसे कि भारत में अब देख लो, ठीक है। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद हैं ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं, लेकिन जो साम्राज्यवाद है वो एक व्यापक आइडिया है, व्यापक एक सोच है, और जो उपनिवेशवाद है ये डायरेक्ट कंट्रोल है। और इन दोनों ने ही आधुनिक विश्व को डीपली इम्पैक्ट करा, ठीक है, गहराई से प्रभावित किया इसने हमारे आधुनिक विश्व को। तो पार्ट 1 आपका यहाँ पर हो जाता है खत्म, ठीक है, 10 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। अगले 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे बहुत अच्छे से। लेकिन आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और बाकी सब्जेक्ट्स के भी ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड सेशंस के लिए वरदान आईएचएस को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं इस सेशन के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।